नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज़ और यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष बैठक में मैं यहाँ लखनऊ में उपस्थित हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि अंबेडकर जी का जयंती है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से उस महान आत्मा को डेडिकेट करने का प्रयास कर रहा है, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व व्यक्ति थे, जिन्होंने संविधान के लिए इतना काम किया, जिसकी सराहना करना पाना भी बड़ा मुश्किल पल है। आप बने रहिए, अब दिल्ली से भी और लखनऊ से भी हमारे खास प्रसारण में। अब मैं वक्ताओं की इसी कड़ी में मंजू जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो संक्षेप में बाबा साहब के विषय में, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, सबके विचार आने हैं, आप भी अपनी बात रखें। मंजू जी। दिनेश जी भी आ गए हैं, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे। शर्मा जी आ गए, आपका भी स्वागत है। नॉर्मली कोई बात नहीं। सभी मंचा से पदाधिकारियों और मेरे समक्ष बैठे भाई बंधु मित्रों को सर्वप्रथम बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब जयंती पे 134वीं जयंती पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत शॉर्ट बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं छोटा ही से बोलूँगी कि बाबा साहब को ज़्यादातर कहा जाता है कि भाई आप दलितों के नेता हैं, दलितों के लिए किया, पर ऐसा नहीं है। अगर हिंदू कोड बिल उठा के देखा जाए तो केवल दलितों के नेता नहीं हैं, उन्होंने समक्ष जितनी भारतवर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके लिए एक नींव का पत्थर स्थापित किया है कि आपको ये अधिकार दिए जा रहे हैं, आप इनको प्रयोग कीजिए। और जो अधिकार थे इसलिए बाबा साहब को सन 1991 में त्याग पत्र भी देना पड़ा, क्योंकि इसका घनघोर विरोध हुआ था। विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि रूढ़िवादी लोगों को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा था कि किसी भी तरह से महिलाओं को एक बराबर का सम्मान दिया जाए। महिला हमेशा से द्वितीय दर्जे के लिए थी। उसके जो अधिनियम 4, इसलिए उन्हें 4 हिस्सों में देना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक साथ बिल पास करना संभव नहीं हो पा रहा था इतने विरोध के चलते हुए, इसलिए उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। पर वो नेहरू जी और बाबा साहब अम्बेडकर के कारण जो आज हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है, अधिकार मिले हैं, वो इसलिए मिल पाए हैं क्योंकि उन्होंने उस विरोध को झेला, फिर भी बिल पास किया। तो उसमें 4 अधिनियम थे हमारी हिंदू कोड बिल में। सबसे पहले प्रथम था विवाह के लिए, हिंदू मैरिज एक्ट था, प्रॉपर्टी के लिए था, और चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए था कि महिला चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है। उसे अपने प्रॉपर्टी के लिए था, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए था। और ये सब इसलिए था क्योंकि महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाना था। उनका मानना था कि जिस देश की महिलाएं मुख्य धारा में नहीं होंगी, उस देश का पिछड़ना लाजमी है। इसलिए क्योंकि आधी आबादी की भी उतने अधिकार थे जितने कि पुरुषों के थे, लेकिन पर उनको मिले हुए नहीं थे। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई और बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा। आज मैं सभी महिला बहनों से कहूँगी, जो संघर्ष थे उनको एक बार पढ़िएगा ज़रूर। एक बार हिंदू कोड बिल पढ़िएगा तो हिंदू कोड बिल में बहुत सारी चीज़ें देखी गए हो। फिर उसका जो संशोधन हुआ आया 2005 में आया हुआ, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जो शुरुआत की गई एक सोच हमें बराबरी का अधिकार देने के लिए, पहले हम लोगों को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था भाई, अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी पूरी तरह से वो एक्ट लोगों के ना समझ में आता है, ना लोग लागू करते हैं खुद के ऊपर। मतलब बुआ और बहनों को सेकेंडरी रखा जाता है, द्वितीय दर्जे पर रखा जाता है। लेकिन पर प्रॉपर्टी राइट्स एक ऐसा राइट है जिससे आप अपनी बेटियों को, बहनों को सुरक्षित कर सकते हैं। उन्हें दहेज देने की जरूरत नहीं, उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स दीजिए। जब हम बात करते हैं कि अंबेडकर के किन मूल्यों को संविधान में शामिल किया गया और उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, तो अगर इस स्थिति पर चर्चा करें तो अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों स्तर पे स्थापित ना किया जाए। भारत को जो आज़ादी मिली थी 1947 में या 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में जिस व्यवस्था को हमने लागू किया था, वह वास्तव में राजनीतिक लोकतंत्र था। किंतु अंबेडकर जी को चिंता थी कि शासन पद्धति का यह जो पश्चिमी मॉडल हम स्थापित किए हैं, यह वास्तव में तभी सचमुच में स्थापित हो जाएगा जब हम इसको सामाजिक रूप से स्वीकार करेंगे।
यानी कि लोकतंत्र उनके लिए एक सामाजिक समावेशन का नाम था, एक ऐसा सामाजिक समावेशन जहां पर आर्थिक विभेद कम से कम हो, सामाजिक विभेद कम से कम हो और संवैधानिक मूल्यों को संविधानवाद की दिशा में चलाया जा सके। हम पिछले करीब दशक से देख रहे हैं, संविधान भी है किंतु उसमें भीतर से संविधानवादी मूल्यों को निकाला जा चुका है। अब जब संविधान होता है और संविधानवादी मूल्य उसमें मौजूद नहीं होते हैं तो वह संविधान हमेशा तानाशाह। तो संविधान हमारी सोच का दर्पण है, किसी भी समाज की सोच का दर्पण होता है, और किसी भी समाज की सोच का दर्पण होने का अर्थ है कि उसमें जो सबसे निचला तबका है उसके विचारों का दर्पण है, जो सबसे पीछे है उसके विचारों का दर्पण है। और जब सबके इन विचारों को समावेशित नहीं किया जाएगा तब तक लोकतंत्र सार्थक नहीं हो सकता है। अंबेडकर की अगर हम विचारों की बात करें तो उदारवाद सबसे पहले जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करें, और हमें संविधान के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या सत्ता के द्वारा, समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, मध्य वर्ग और गरीब होता चला जा रहा है, गरीबों की तो बात ही कोई पूछने वाला नहीं, और पूरा देश अगर देखा जाए कुछ लोगों के हाथों में पूरी तरीके से अथॉरिटेरियन स्टेट में हम तब्दील होते चले जा रहे हैं। जिस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, सपना देखा था, आज उसको कल्पना बताया जाता है, और सपने को जब आप कल्पना बता देते हैं वहीं से कोई भी सत्व अपना अस्तित्व खो देता है। तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की कल्पनाएं कुछ नहीं थी, जो भी था सपना था। डॉक्टर अंबेडकर जी जिन आदर्शों की स्थापना करके गए वह आदर्श वो है जिन्हें कि प्राप्त किया जा सके, और जो चीज प्राप्त किया नहीं जा सकता वह आदर्श नहीं होता है, वह कल्पना होती है। तो ध्यान रखना हम लोगों को आज से अंबेडकर जी के विचारों को कल्पना ना बोल करके सपना बोलना, उनके आदर्शों को हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे और संगठन को अधिक से अधिक मजबूती देने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर के हम समावेशी समाज की स्थापना कर सकते हैं, आर्थिक विभाजन को हम कम से कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, और प्रस्तावना के जो मूल्य हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों की हम स्थापना कर पाने में सक्षम होंगे। व्यवस्थाएं होनी चाहिए, भेद होना चाहिए, किसमें भेद होना चाहिए, कृत्यों में भेद होना चाहिए, लेकिन कृत्यों से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों में भेद नहीं होना चाहिए। और आज सरकार दावे कर रही है कि हम किसी में कोई भेद नहीं करते हैं, ठीक है, तो कृत्यों में भेद नहीं कर रही है लेकिन परिणामों में भेद कर रही है। आज कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता, कांग्रेस का कोई भी वक्ता किसी मीडिया में बोलने का प्रयास करता है, उसकी जुबान दबा दी जाती है। यह वास्तव में लोकतंत्र के पतन की अवस्था है, और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को अगर मजबूत किया जाए तो निश्चित ही हम अंबेडकर के सपनों को साकार कर पाएंगे। मैं अपने सपनों को यही पर विराम लगाना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि अंबेडकर ने जिस समावेशी समाज की कल्पना का सपना देखा था वह भविष्य में पूरा होगा। धन्यवाद। हमारे तमाम जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो। समाजवाद क्या है? जहां आर्थिक और सामाजिक विभेद कम से कम हो। क्या आज हम उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं? यह हमारे लिए विचारणीय है। स्वयं उनके सामाजिक विचारों को चर्चा करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों के जो विरोधी हैं, यही वास्तव में सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा। आप देखें तो आर्थिक विभेद बढ़ता चला जा रहा है, इकोनॉमिकल डिवाइड बढ़ा जा रहा है, अभी आप लोगों को सुनाएंगे सभी को बाबा साहब के बारे में। बस इतना धन्यवाद और